नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम के प्रकार देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उसके बाद जो है हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का क्लास जो है हम शुरू करते हैं। तो यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर आप वहां से जो है वीडियो की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। जो हमारी पहली टॉपिक होती है वो होती है कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम को किस प्रकार से समझा या जाना जा सकता है। तो सर्वनाम देखिए जो होता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे आप एक वाक्य लिखते हैं, यहीं पर वाक्य आप देखिए, रमा एक धार्मिक महिला है। तो यहाँ पर आप रमा के स्थान पर यहाँ पर कोई भी वह एक धार्मिक महिला है, जब वहाँ पर आप वह लगा देते हैं तो यह एक आपका सर्वनाम हो जाता है। तो यही क्या होता है, आपका एक सर्वनाम बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये सर्वनाम होता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जो है सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम का वाक्य में काम क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक कर, देखिए इस बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक कर वाक्यों को सौंदर्यपूर्ण बनाता है। इस वाक्य को समझिए, इसके बारे में हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं कि सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक कर वाक्यों की सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक वाक्य हमने लिखा है कि रमा एक धार्मिक महिला है। रमा हर रोज मंदिर जाती है। उसके बाद रमा यहाँ और जोड़ लीजिए कि रमा प्रतिदिन पूजा करती है, प्रतिदिन पूजा करती है। तो आप इस वाक्य को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह वाक्य आपको पढ़ने में सही लग रहा है या फिर गलत लग रहा है। तो देखेंगे जब आप यहाँ पर की संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। रमा एक धार्मिक महिला है। उसके बाद रमा हर रोज मंदिर जाती है। रमा प्रतिदिन पूजा करती है। अब इसी वाक्य को जो है आप एक प्रकार से, यहाँ पर रमा है इसको रहने दीजिए, उसके बाद रमा एक धार्मिक महिला है, रमा फिर यहाँ से हटाकर वह लगा दीजिए, उसके बाद वह रोज मंदिर जाती है, और रमा जो है यहाँ पर फिर वह प्रतिदिन पूजा करती है, या फिर आप यहाँ और के द्वारा और प्रतिदिन पूजा करती है। तो ये आपका जो होता है सर्वनाम होता है। सर्वनाम क्या होता है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्यपूर्ण बनाता है। यही जो होता है सर्वनाम का काम होता है कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं उनको जो है सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम की जो है उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्यपूर्ण बनाता है। यही जो होता है आपका ये पॉइंट है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्यपूर्ण बनाता है। यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिएगा कि रमा शब्द है, उसके बाद फिर यहाँ रमा है, इसी रमा में हम इस रमा को हटा देते हैं तो वह हर रोज मंदिर जाती है। तो ये वाक्य बन जाता है। आपको कितना अच्छा लगता है। जैसे इस वाक्य को आप पढ़ते हैं कि रमा एक धार्मिक महिला है, रमा हर रोज मंदिर जाती है, रमा प्रतिदिन पूजा करती है, फिर रमा वहाँ से वापस आती है। तो आप इस वाक्य को सही नहीं पाते हैं। आप यहाँ पर पाते हैं कि रमा एक धार्मिक महिला है, वह हर रोज मंदिर जाती है और वहाँ पूजा करती है। तो ये जो होता है आपका सर्वनाम होता है। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उनको जो है सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं। आगे होता है कि सर्वनाम के भेद, बहुत मतभेद होता है इसमें। सर्वनाम के भेद में देखिए, इसमें को जो हम भेद इसका बना सकते हैं वो दो आधार पर बना सकते हैं। पहला जो आधार आप पाते हैं वो होता है, पहला आधार उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति अथवा रूप के आधार पर। यहाँ पर रूप भी आप लिख सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर या रूप के आधार पर। और दूसरा जो आप पाते हैं प्रयोग के आधार पर या व्याकरण के आधार पर। तो आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो है हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है
प्रयोग या व्याकरण के आधार पर हम लोग अगले क्लास में इसका जो है अध्ययन करेंगे। सर्वनाम की जो है 2 क्लासेस होंगी। इसमें जो है पहले में हम सर्वनाम के भेद, उसके बाद फिर सर्वनाम के भेद में रूप और उत्पत्ति के आधार पर पहले क्लास में, और दूसरे क्लास में हम जो है आपको सर्वनाम के भेद में प्रयोग व्याकरण के आधार पर पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं रूप अथवा उत्पत्ति के आधार पर। तो रूप अथवा उत्पत्ति के आधार पर जो सर्वनाम होता है, उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के 2 भेद होते हैं। रूप, यहाँ पर आप रूप भी लिख सकते हैं। तो रूप अथवा उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है, तो पहला आपका होता है मौलिक सर्वनाम, और दूसरा जो आपका होता है वो होता है यौगिक सर्वनाम। दूसरा क्या होता है आपका, यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम, उसके बाद यौगिक सर्वनाम। हम थोड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद फिर विस्तृत से मौलिक सर्वनाम के बारे में या मूल सर्वनाम के बारे में, उसके बाद फिर हम यौगिक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। देखिए मौलिक सर्वनाम क्या होते हैं कि सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ हो, जो उसका मूल रूप होता है। जैसे कोई चीज़ होता है, एक उसका मूल रूप होता है और एक दो जो होता है उसका दूसरा रूप होता है। तो यहाँ पर मौलिक शब्द जो सर्वनाम है, इसका जो है मूल रूप, तो जैसे मौलिक शब्द है तो मौलिक शब्द का मूल मतलब इसका मूल रूप क्या है। जैसे अब यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि मौलिक सर्वनाम में जैसे आता है मैं। मौलिक सर्वनाम में आपका आता है जैसे मैं। अब इसी का जो मौलिक सर्वनाम ये आया है मैं क्या है, मूल है। अब इसी का यौगिक सर्वनाम जब आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगा मैंने, इसी में हो जाएगा आपका मैंने, मुझको, मेरा, मेरी, हम, हमको। इसमें जैसे आप कहते हैं इसका मूल रूप है, मूल रूप से जो है अनेक यौगिक सर्वनाम बनते हुए चले जाते हैं। तो सर्वनाम का परिभाषा इसमें देख लीजिएगा। मौलिक सर्वनाम क्या होता है कि सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ होता है, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ होता है उसे जो है मौलिक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद आपका आता है यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम क्या होता है कि जब मूल सर्वनाम पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर देखिए 3 जो प्रभाव पड़ते हैं आपका, पहला होता है लिंग, उसके बाद होता है आपका वचन, उसके बाद आपका होता है कारक। लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक आदि के प्रभाव पड़ता है तो यौगिक सर्वनाम बनता है। जब मूल सर्वनाम पर आप पहले इसको परिभाषा देखिएगा। मौलिक सर्वनाम क्या होता है कि सर्वनाम का जिस रूप में जन्म होता है उसे जो है मौलिक सर्वनाम कहते हैं। अब इसी परिभाषा यौगिक सर्वनाम की बनाइए कि जब मूल सर्वनाम पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है तो इसको जो है यौगिक सर्वनाम बनता है। ये आपका हुआ, तो ये आपका हुआ मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। अब इसको जो है हम आपको डिफिनीशन के द्वारा जो है स्लाइड पर दिखाते हैं। तो मौलिक सर्वनाम पहला जो हमारा आता है वो मौलिक सर्वनाम आता है। यहाँ पर देखिए, तो सर्वनाम का जिस रूप में जन्म होता है उसे जो है मौलिक सर्वनाम कहते हैं। हमने आपको परिभाषा भी बताया है कि सर्वनाम का जिस रूप में जन्म होता है उसे जो है मौलिक सर्वनाम कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है वो 11 होती है। 11 होती है। 11 क्या क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए मैं, तो, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई एवं कुछ। इनकी संख्या जो होती है 11 होती है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। ये जो होते हैं आपके 11 मौलिक सर्वनाम होते हैं। 11 जो आपके मौलिक सर्वनाम होते हैं, अगर आपको उससे परीक्षा में पूछा जाता है कि मौलिक सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो मौलिक सर्वनाम की संख्या जो आपकी होती है आप वहाँ पर बताएंगे कि मौलिक सर्वनाम की संख्या 11 होती है। कितनी होती है, तो मौलिक सर्वनाम की संख्या 11 होती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि मौलिक सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो मौलिक सर्वनाम की संख्या 11 होती है। इसके बाद फिर आता है आपका यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम क्या होता है कि जब मूल सर्वनाम पर
जब मूल सर्वनाम पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है तो यौगिक सर्वनाम बनता है। अब इसको हम जैसे माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर ले लीजिए जो ले लेते हैं आप। जो क्या है, एक मौलिक सर्वनाम है। यहाँ पर हमने जो आपको बताया, तो जो जैसे है वो मौलिक सर्वनाम है। अब इससे यौगिक सर्वनाम किस किस प्रकार से बन सकता है, तो जैसे जिसने, उसके बाद जिसने के बाद आप यहाँ पर जिसे, उसके बाद फिर आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं जिसको, तो ये आपका होता है। इस प्रकार से जो है यौगिक सर्वनाम होते हैं। यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं कि जब मूल सर्वनाम पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है तो जो वो रूप बदलता है वो यौगिक सर्वनाम होता है। अब इसके बारे में जो है हम थोड़ा यौगिक सर्वनाम और मौलिक सर्वनाम को देख लेते हैं। तो मौलिक सर्वनाम आपका इधर है, उसके बाद फिर यहाँ पर आपका है यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम देखिए, मौलिक सर्वनाम आपका जैसे मैं है, मैं से क्या बन सकता है, मैंने, मुझको, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, हम, हमको, हमारा, हमारी, हमें आदि, ये जो है यौगिक सर्वनाम बन सकते हैं। इसमें किस किस का जो है किसके किसके आधार पर है, तो आपका एक लिंग के आधार पर है, वचन के आधार पर है और कारक के आधार पर है। जैसे कर्ता ने, तो कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने होता है, तो आप यहाँ पर जैसे मैंने बना लिया। उसके बाद कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर मुझको आपका कर्म जो है कारक आया है। उसके बाद फिर अनेक इसी प्रकार से जुड़कर जो है कारक, वचन, लिंग जो है इसमें जुड़कर मौलिक सर्वनाम को जो है परिवर्तित कर देते हैं। तो मौलिक सर्वनाम का परिवर्तित रूप ही, मौलिक सर्वनाम का परिवर्तित रूप या लिंग, वचन, कारक के कारण जो है मौलिक सर्वनाम का जो रूप बदलता है उसी को जो है हम यौगिक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद फिर आप तू देखिए, तू का क्या होगा, तूने, तुझको, तेरा, तेरी, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें आदि, ये जो होता है आपका जो यौगिक सर्वनाम होता है तू के द्वारा बनने वाला। उसके बाद वह है, वह से आपका क्या बनेगा, तो उसने, उसका, उसकी, उसको, उन्हें, उनका, उनकी, उन्होंने आदि, ये जो है वह के द्वारा आपका यौगिक सर्वनाम बनता है। उसके बाद जो से आपका है, तो जो से आपका बनता है जिसने, जिसे, जिसको, जिन्होंने, जिसकी, जिनसे आदि, जो है ये मौलिक सर्वनाम के द्वारा यौगिक सर्वनाम आपके बनते हैं। तो ये आपका रहा मौलिक सर्वनाम या मूल सर्वनाम। दूसरा पॉइंट आपका था यौगिक सर्वनाम। इसको जो है आप परिभाषा और इसका जो है उदाहरण और मौलिक सर्वनाम कितने होते हैं अच्छे तरीके से आप याद कर लेंगे तो सर्वनाम टॉपिक से आपके एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम अगले क्लास में देखेंगे। तो प्रयोग और व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के भेद। प्रयोग और सर्वनाम व्याकरण के आधार पर जो आपके सर्वनाम के भेद होते हैं वो 6 भेद माने जाते हैं। तो इसमें कौन सा आपका, पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और पांचवा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठवां जो आपका है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम देखिए, पहला आपका है जो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में क्या होता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष के लिए होता है वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसमें जैसे जो आपका आता है वो आता है कि मैं, क्या आता है, मैं, तू, आप, उसके बाद यह, वह, मतलब कि पुरुष, हम अपने आप को कहते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम मैं या तू या आप या यह या वह, इसमें जो है आपका ए आता है। उसके बाद संक्षिप्त जानकारी हम बता देते हैं, अगले क्लास में इसको विस्तृत तरीके से बताएंगे। तो उसके बाद आपका आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, इसमें देख लीजिएगा जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसको जब विस्तृत तरीके से बताएंगे तो इसमें आपके 3 पुरुष आते हैं, एक उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष और जो है अन्य पुरुष आता है। उसके बाद आपका आता है निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसको जो है हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के विषय में जानकारी होती है उसे जो है कि ठीक ठाक, मतलब निश्चयवाचक का अर्थ किससे निकल रहा है कि निश्चित होता है कोई चीज़, वहाँ पर जो होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चय मतलब कि किसी चीज़ का जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के विषय में ठीक और निश्चित जानकारी, निश्चित ज्ञान नहीं हो तो उसे जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है कि इसमें जो है प्रश्न किया जाता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जैसे आपका आता है कि कौन और क्या। उसके बाद फिर आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य का अन्य शब्द या वाक्य के साथ संबंध जोड़ने से होता है तो उसको जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये आज का सेशन रहा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर वीडियो की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।